अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ विद माजिद। तमाम वीडियो अपडेट के लिए खौफनाक कहानियाँ विद माजिद को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। अगर आपकी बेगम आज ये ख्वाब सिर्फ इसी कदर देख पाती जिस कदर आपने खंडरात में देखा था तो बात और थी, मगर इन्होंने ख्वाब में उससे आगे का एक मंज़र देखा, यानी उस बूढ़े के हाथ में एक मर्द का कटा हुआ सर भी देख लिया। अब ये वाक़या ज़हूर पजीर होगा और आपकी बेगम या आप इसे अपनी जीती जाती आँखों से देखेंगे। आप मेरी बात का यकीन कीजिए, ना वो मौसीकी वहम थी, ना वो बूढ़ा तस्वीराती करिश्मा। ये सब एक हकीकत है, एक ऐसी हकीकत जिसका वास्ता सदियों पहले के वक्त से है और कब तक आने वाले वक्त से रहेगा ये कोई नहीं जानता, कोई नहीं। शम्मा ने डरी डरी नज़रों से फारूकी को देखा और बिस्तर में जैसे दुपक सी गई। वो बेहद खौफज़दा थी, मगर इन हालात में वो सैराब को मज़ीद परेशान करने हक़ में ना थी। उसे उस वक्त पर गुस्सा आ रहा था जब उसने स्विट्ज़रलैंड के बजाय कैलाश आने की ख्वाहिश की थी। काश उसने सैराब की तजवीज़ पर कोई राय ना दी होती तो इस वक्त शायद वो बेहतर हालत में होते। अच्छा ये बताइए, यहाँ आकर या यहाँ आने से पहले आप दोनों में से किसी ने कोई ऐसा ख्वाब देखा हो या आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया जो रोज़मर्रा से हटकर हो? याद करके बताइए, ये बहुत ज़रूरी है। सैराब और शम्मा ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा। शम्मा ने उसे मना करना चाहा, मगर फिर कुछ सोच कर रुक गई। सैराब ने फारूकी की तरफ देखा। लगता है आप कुछ छुपा रहे हैं मिस्टर सैराब। नहीं फारूकी साहब, ये बात नहीं, सैराब ने जल्दी से कहा। फिर एक नज़र शम्मा की तरफ देखा और गोया हुआ। दरअसल मैं ये सोच रहा था कि जो वाक़या मेरे साथ पेश आया या शम्मा ने जो ख्वाब देखा उसका ताल्लुक़ इन वाक़यात और आज की पुरअसरारियत से है भी या नहीं। ओके, सैराब ने ख़ुद को तैयार किया और चंद लम्हों के बाद उसने अपने साथ पेश आने वाला बुढ़िया का वाक़या और उसी दौरान शम्मा को दिखाई देने वाला ख्वाब फारूकी को मुमकिन हद तक तफसील से सुना दिया। जितनी देर सैराब कहता रहा, फारूकी और शमरोज़ बुत बने उसकी बात सुनते रहे। फारूकी ने आंखें बंद कर ली थीं। सैराब ने बात ख़त्म की तो फारूकी ने आहिस्ता से आंखें खोल दीं। उसकी आंखों में अचानक सुर्खी बेहद बढ़ गई थी। सोच की परछाइयाँ उसके चेहरे पर रक्स ना थीं और ऐसा लग रहा था जैसे उसने सैराब के बयान करदा वाक़यात में कोई कड़ी तलाश कर ली है। मिस्टर सैराब, फारूकी ने एक गहरी सांस लेकर ख़ुद को कुर्सी की पुश्त के साथ टिका दिया। अगर उस बुढ़िया का हुलिया आपको याद हो तो? जी हाँ, मुझे और शम्मा को उसका हुलिया इसी तरह याद है जिस तरह मैं आंखें बंद करके आपका सरापा बयान कर सकता हूँ। उस बुढ़िया की एक निशानी तो आपको मैं भी बता सकता हूँ। वो क्या? सैराब हैरत से बोला। शम्मा भी चौंक पड़ी। उसके एक हाथ में छोटी सी सफ़ेद तस्बीह थी। जी हाँ। सैराब का मुंह खुले का खुला रह गया। शम्मा झटके के साथ आगे उठाई। मगर आपको कैसे मालूम? मैं उस बुढ़िया के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ मिस्टर सैराब। फारूकी बदस्तूर मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर ज़िंदगी की लहर दौड़ गई थी, मगर कैसे? सैराब अब भी उलझा हुआ था। मेरे पास उसकी तस्वीर मौजूद है, फारूकी ने कहा और जैसे कमरे में धमाका सा हुआ। इस बार चौंकने वालों में शमरोज़ भी था। यार फारूकी साहब, क्या पहेलियाँ बुझवा रहे हैं? हम क्या बच्चे हैं जिनको आप सस्पेंस भरी कहानी सुना रहे हैं? शमरोज़ ने बुरा सा मुँह बनाया। सीधी सीधी बात करो ना। उस बुढ़िया की तस्वीर अगर आपके पास है तो वो सैराब साहब की बेगम के ख्वाबों में क्या कर रही है? और अगर आप उसको जानता है तो अभी तक जिक्र क्यों नहीं किया? मैं सच कह रहा हूँ, उस बुढ़िया की तस्वीर मेरे पास है। मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ। मेरा मकसद आप लोगों को तंग करना या परेशान करना नहीं है। ना ही मैं सस्पेंस बिखेर रहा हूँ, बल्कि मैं ज़रा देर को खुद हैरान हुआ था कि वाक़यात का ये आपस में मेल कहीं इत्तफाक तो नहीं। ताहम अब मुझे यकीन सा हो चला है कि ये कोई इत्तफाक नहीं है। यानी आप लोगों का मुझसे टकराना, स्याह महल से वापसी पर यह नशिस्त, आपके ख्वाब, बुढ़िया का वजूद, मेरे पास बुढ़िया की तस्वीर का होना, ये सब महज इत्तफाक नहीं है, बल्कि यकीनन ये आने वाले वक्त के लिए एक तरतीब कायम हो रही है। एक इकट्ठ हो रहा है, एक प्लान बन रहा है।
شاید سیاہ محل کا راز کھلنے والا ہے۔ ہاں، کچھ میری سمجھ میں بھی آ رہا ہے، سیراب نے پرخیال لہجے میں کہا۔ یقیناً یہ سب کچھ محض اتفاق نہیں ہے۔ تو سمجھ لیں مسٹر سیراب، آج تک مجھے جن لوگوں کی تلاش تھی وہ مجھے مل گئے۔ یعنی سیراب چونکا۔ یعنی آپ؟ فاروقی دبے دبے جوش کے ساتھ بولا۔ آپ لوگوں کے ساتھ مل کر میں سیاہ محل کا راز، سیاہ محل کا بید جاننے میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور یہ کوئی کم بڑا کارنامہ نہیں ہوگا۔ جس قدر میرے لیے اہم ہے اسی قدر آپ لوگوں کے لیے بھی اہم ہے۔ کیا آپ چاہیں گے کہ میرے ساتھ یا میں آپ کے ساتھ مل کر اس کام کو سر انجام دیں؟ نہیں نہیں، یکایک شمع کی آواز ابھری۔ وہ پھر سے بے حد خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا سیراب، ہم صبح ہی واپس چلیں گے، ہمیں یہاں ایک دن اور نہیں رکنا۔ جانم، سیراب نے کرسی اس کے قریب کھسکائی اور اس کے ہاتھ تھام لیے جو برف کی طرح سرد ہو رہے تھے۔ تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ دیکھو، اگر تفریح میں کوئی اٹکل کھل جائے، کوئی کارنامہ سرزد ہو جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ مگر، شمع نے پرزور لہجے میں کہنا چاہا، مگر کچھ نہیں، تم اس کمرے میں رہو گی، شمروز ہے نا، تم وہاں سیاہ محل ہرگز نہیں جاؤ گی، صرف میں اور فاروقی صاحب جائیں گے، تمہیں گھبرانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ سیراب نے اس کے ہاتھوں پر تھپکی دی۔ شمع کے ہونٹ کچھ کہنے کے لیے کپکپائے، پھر وہ سیراب کا موڈ اور صورتحال دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ جو سیراب نے ٹھان لیا وہ ہو کر رہے گا۔ ویسے بھی مسز سیراب، فاروقی نے انہیں اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے کہا، ایک بات اور آپ سے عرض کر دوں، آپ جو جی چاہے کر لیں، اب اس سلسلے کے خاتمے تک میں اور آپ اس سے الگ نہیں ہو سکتے۔ اب یہ ہم لوگوں کی مجبوری ہے کہ اسے پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ اگر ہم اس سے رائے فرار اختیار کریں گے تو یہ ماورائی قوتیں ہمیں پاتال سے بھی لا کر اپنے سامنے کھڑا کر لیں گی۔ وہ مجبوری ہوگی، یہ آمادگی ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اس وقت ہم ان کے رحم و کرم پر ہوں گے اور اس وقت ہم اپنی مرضی سے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ بے اختیاری سے بااختیاری بہرحال ایک بہتر کیفیت ہے، کیا خیال ہے؟ شمع خاموش نہ رہ سکی تو بولی، لیکن یہ کیسی بااختیاری ہے کہ ہماری نیند پر بھی انہی بیان کردہ قوتوں کا قبضہ ہے، جو شے وہ ہمیں دکھانا چاہیں دکھا رہی ہیں۔ ہاں، مگر آپ اسے یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ یہ کوئی دوسری قوت ہے جو ہمیں آنے والے وقت کی لہروں کا پتہ دیتی ہے۔ شاید یہ قوت ہماری ہمدرد ہو، ہمارے ساتھ ہو، ہمارے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہو، شاید، شمع نے مختصراً کہا اور سوچ میں ڈوب گئی۔ ارے فاروقی صاحب، وہ بات تو رہ گئی، آپ کے پاس اس بڑھیا کی کوئی تصویر تھی، وہ تو دکھائیے۔ سیراب نے بات بدلی۔ ضرور میں ابھی لایا۔ فاروقی اٹھا اور کمرے سے نکل گیا۔ شمروز خانہ، تم کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ نہیں صاحب، اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ بس یہ سوچ رہا ہوں کہ کاش میں بھی آپ کے ساتھ جاتا۔ تو چلو نا، روکا کس نے ہے؟ سیراب نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ اس نے روک رکھا ہے۔ شمروز نے معصوم سی صورت بنا کر سینے پر ہاتھ رکھا۔ اس چند انچ کے لوتھڑے نے؟ سیراب نے حیرت سے کہا۔ ہاں صاحب، یہ بہت کمزور ہے، وہ اسی لہجے میں بولا، اور سیراب کے ساتھ ساتھ شمع کے لبوں پر مسکراہٹ کھل گئی۔ اسی وقت فاروقی نے کمرے میں قدم رکھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خاکی رنگ کا لفافہ تھا، جس میں سے اس نے چند کاغذات نکالے اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے انہیں گود میں رکھ لیا۔ پھر ان میں سے چھانٹ کر ایک فوٹو اسٹیٹ نکالی اور کاغذ سیراب کی طرف بڑھا دیا۔ سیراب نے کاغذ پر نظر دوڑائی اور حیران ہو کر رہ گیا۔ وہ تصویر ہو بہو اسی بڑھیا کی تھی، وہی حلیہ، وہی کپڑے۔ اس نے ہر پہلو سے تصویر کو جانچا۔ مجھے دکھائیے نا، شمع کی بےتاب آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس نے فوٹو اسٹیٹ والا کاغذ شمع کی طرف بڑھا دیا۔ شمع نے جوں ہی اس پر نگاہ ڈالی وہ بھی بت بن گئی۔ سیراب کی طرح وہ بھی تصویر کو گھورے جا رہی تھی۔ یہ اسی بڑھیا کی قلمی تصویر کا فوٹو اسٹیٹ تھا جسے اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ آپ کو یہ تصویر کہاں سے ملی؟ چند لمحوں کے بعد جب شمع نے تصویر سیراب کو لوٹائی تو اس نے فاروقی سے پوچھا۔ میں آثار قدیمہ کی سینٹرل لائبریری میں قلمی خطوطوں کی چھان پٹک کر رہا تھا کہ سیاہ محل کے بارے میں مجھے وہاں ایک چھوٹا سا کتابچہ ملا۔ کتابچے میں قلمی تصویروں کے ساتھ، اور یہ کیلاش کی پرانی زبان میں تھا،
जो अब मतरूक हो चुकी है। मैंने उस किताबचे का तर्जुमा बड़ी मुश्किल से कराया है। कैलाश की मतरूक ज़ुबान के बोलने और समझने वाले अब शायद ही एक दो आदमी मौजूद हों, और वो भी उस ज़ुबान में लिख पढ़ नहीं सकते। बहरहाल ये भी कोई ख़ास ही मेहरबानी थी कि मैं उस किताबचे का तर्जुमा करा पाया। उस किताबचे में क्या तहरीर था? सैराब ने दिलचस्पी से पूछा। वो आप खुद पढ़ लें, मैं सुनाऊंगा तो शायद वो लुत्फ़ ना आए। फारूकी ने 30-40 सफ़ात की फ़ोटो कापी पर मुश्तमिल एक किताबचा सा उसकी तरफ बढ़ाया। सैराब ने उसे थाम लिया, सफ़ा सफ़ा करके जायज़ा लिया। बड़े साइज़ के सफ़ात थे, जिनके एक हिस्से में कैलाश की पुरानी ज़ुबान की फ़ोटो स्टेट वाला हिस्सा था और उसके सामने हर सफ़े की इबारत के मुताबिक तर्जुमा किया गया था। उसने चंद सफ़े उलट पुलट कर देखे, फिर शमा की तरफ बढ़ा दिए। उसने भी सरसरी सा उनको देखा, फिर सैराब की जानिब निगाह उठाई। फारूकी साहब, अगर इन सफ़ात को पढ़कर सुनाएं तो हम सब बारी बारी पढ़ने की ज़हमत से बच जाएंगे। सैराब ने पलंदा फारूकी की तरफ बढ़ा दिया। लीजिए जनाब, ज़रा बुलंद आवाज़ से पढ़िए ताकि हम सब मुस्तफ़ीद हो सकें। कैलाश की उस पुरअसरार सरज़मीन के मेहनत कश बासियों के लिए शाम का वक्त ज़िंदगी के हसीन तरीन लम्हात दामन में भर कर लाता था। दिन भर की थका देने वाली जफाकशी के बाद वो शाम के वक्त बस्ती के सरसब्ज़ चौपाल में अंगूर की मशरूब के साथ रक़्स व मौसीकी की भरपूर महफिल उनकी सबसे बड़ी तफरीह थी। उन लोगों का बैरूनी दुनिया से कोई ख़ास राब्ता नहीं था। वो अपनी छोटी छोटी खुशियों के साथ अपनी मुख्तसर सी दुनिया में मगन थे। हाँ, यहाँ से गुज़रने वाले काफ़िलों के दिन दो दिन के क़याम के दौरान उनको बैरूनी और अनदेखी दुनिया के चंद तोहफ़े मुख्तलिफ़ शक्लों में देखने और हासिल करने को मिल जाते थे। रक़्स, गीत और मशरूब के चंद जाम उनकी बोदोबाश और मिजाज का वो लाजमी हिस्सा बन चुका था कि सिर्फ़ उसी की बुनियाद पर ये किसी अजनबी को अपनी वादी में बस जाने की इजाज़त देते थे, वरना किसी और सूरत में ये किसी बाहर के फ़र्द को अपने आप में ज़म या शामिल होने नहीं देते थे। कलमाशा बस्ती और वादी का वो साहिर आज़म था जिसने बस्ती वालों को कभी बेजा तंग नहीं किया था। कबीले की अक्सर नौजवान दोशीज़ाएँ उसके स्याह महल में जाती आती देखी गई थीं, मगर जब उनसे पूछा जाता तो वो साफ मुकर जाती। उनको रंगे हाथों भी पकड़ लिया जाता तो वो इनकार कर देती कि वो कभी स्याह महल के अंदर गई हैं। ये एक ऐसी हैरान कुन बात थी जिसने कबीले वालों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कलमाशा अपने शहर के ज़ोर पर उन लड़कियों को महल में बुला लेता था। जब वो उन लड़कियों को महल से वापस बस्ती भेजता तो उन बेचारियों को ये याद ही ना रहता था कि वो कभी स्याह महल में कलमाशा की ख्वाबगाह तक गई थीं। आहिस्ता आहिस्ता बस्ती वाले कलमाशा की इस हरकत के ऐसे आदी हो गए कि उन्होंने इस पर गौर करना ही छोड़ दिया। उसकी एक वजह तो ये थी कि कलमाशा की इस हरकत से बाज़ाहिर उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता था, और दूसरी ये कि कलमाशा इसके अलावा उनको किसी भी मामले में कभी तंग या परेशान ना करता था। हाँ, उसकी तरफ से एक पाबंदी बड़ी सख्त थी कि बस्ती का कोई भी फ़र्द उसके स्याह महल की तरफ ना जाता था। उसने महल से तकरीबन एक कोस चारों तरफ बाड़ लगा दी थी, जिसको पार करके उसके ममनुआ इलाके में दाखिल होने का मतलब कड़ी सज़ा और कभी कभी मौत के सिवा कुछ नहीं था, और इसकी ज़िम्मेदारी बस्ती वालों पर थी। अगर वो उस हिस्से में ना जाते तो उनको कभी कोई ख़राब सूरत हाल दरपेश ना होती थी। कलमाशा नवादरात का भी बेहद शौकीन था। आने जाने वाले काफिरों से वो नवादरात मुँह मांगी कीमत पर ख़रीद लेता था। अक्सर काफ़िले वाले उसके मुस्तकिल गाहक थे। वो उसके लिए दुनिया भर से अजीब अजीब एशिया, जिनमें हीरे जवाहरात, जेवरात, तलवारें, बर्तन शामिल थे, इकट्ठे करके लाते और मुँह मांगे दामों पर उसके हाथ फरोख्त करते थे। जब कभी ऐसा कोई काफ़िला बस्ती के चौपाल में या मरकज़ी चौराहे पर उतरता तो कलमाशा को न जाने कैसे खबर हो जाती। वो चंद ही घड़ियों के बाद वहां आ पहुंचता, अपनी मर्ज़ी का सौदा ख़रीदता और ख़ामोशी से लौट जाता। लोगों ने उसका चेहरा बहुत कम देखा था। वो उसी बस्ती का रहने वाला था। सुना है जवानी में जब उसने अपनी रूह शैतानी ताकतों के हाथ बेच दी तब उस पर शबाब टूट कर आया था। वो बेहद खूबसूरत और जवान था। फिर जब उसने स्याह महल तामीर कराया तो अपनी जगह अपने दूर के एक रिश्तेदार तोमारों को बस्ती का सरदार बनाकर खुद स्याह महल में गुम हो गया।
اس کے بعد وہ بستی اور بستی کے معاملات سے تعلق ہوتا چلا گیا۔ تومارو ایک شریف سردار ثابت ہوا۔ اس نے بستی کو بہترین خطوط پر چلایا اور یوں کلماشا اور تومارو میں کبھی کوئی اختلاف سامنے نہ آیا۔